जय हिंद दोस्तों। हम लोग आज संख्या पद्धति पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और आगे कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। थ्योरी को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, इसके बाद कुछ प्रश्नों को भी सॉल्व कर लिए हैं और प्रश्नों पे को सॉल्व करने के बाद आज भी आगे कुछ संख्या पद्धति पर आधारित प्रश्न रहेंगे जिनको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। बेसिकली ये सभी प्रश्न हाल फिलहाल में परीक्षाओं में पूछे गए हैं, एसएससी की परीक्षाओं में या अन्य परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो ये सभी प्रश्न आप सभी के आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन सभी के माध्यम से आप उन जो भी थ्योरी को पढ़े हुए हैं, जो भी फार्मूले को पढ़े हुए हैं, उन सभी को आसानी से समझ सकते हैं कि उनका अनुप्रयोग क्या है। तो जो भी मित्र अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर पूरे कराने में आप सभी अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दीजिए। आप सभी एक सहयोग प्रदान करें। ठीक है, हम लोग आज के पहले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। पहला प्रश्न आज का CPUSI में 2019 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि जब पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है, 7 से अगर इसको विभाजित किया जाता है तो इसमें शेषफल 3 शेष बचता है, तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। अगर यही संख्या को अगर 5n को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो जब इस तरीके का प्रश्न आता है तो हम सीधे क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए n की जगह पे शेषफल को रख देते हैं और फिर जिस संख्या से विभाजित करना है उससे भाग दे देते हैं, शेषफल प्राप्त हो जाता है। 5 इंटू n की शेषफल क्या है 3, तो बटे 7 से भाग देना है तो ये कर देंगे 5 × 15 बटे 7, मतलब 2 × 7 मतलब 14 प्लस 1 शेष बच गया, शेषफल कितना 1 आंसर आ जाएगा। ये एक बहुत साधारण तरीका है। या तो फिर आप ये मानिए कि मान लेते हैं कि कोई संख्या n है तो n को अगर 7 से विभाजित करेंगे तो इधर एक फार्मूला होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष को r लिख दिए हैं। तो ये फार्मूले से चाहे सॉल्व करें, इस फार्मूले से एक लंबा समय लग जाएगा। तो इससे बचने के लिए हमको परीक्षाओं में इस प्रश्न को 2 सेकंड 3 सेकंड में सॉल्व करना है। जब 2-3 सेकंड में सॉल्व करना है तो ये तरीका बेहतरीन होगा। इस तरीके से जो ये पुराना तरीका है, ट्रेडिशनल तरीका है, इसके माध्यम से आप भाज्य क्या है, भाज्य को n है, ये n है, भाजक कितना है 7 है, भागफल को 1 मान लेते हैं और रिमाइंडर कितना है 3, तो इधर n बराबर अगर 10 रख दें तो अपना काम हो जाए, n बराबर यहाँ पे 10 हो जाएगा। और इधर फिर क्या करें, 5n दिया हुआ है तो इसको 10 बचे 50 कर दें, 50 में फिर 7 से भाग देंगे, 7 49 हो जाएगा प्लस 1 शेष बचेगा। ये तो पारंपरिक तरीका हो गया। ये वाला साधारण तरीका ये है कि इसमें आप काम करिए कि ये जो n है उसकी जगह पे शेषफल को रख दीजिए, काम अपना हो जाएगा। चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं और ये प्रश्न भी आपको CPO में पूछा गया है, 2019 का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि ये एक संख्या है, संख्या 23474 विभाज्य है और ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। ए कह रहा है केवल 2 और 2 से केवल विभाजित है। बी कह रहा है कि ये 2 और 4 से विभाजित है। सी कह रहा है 2 और 11 से विभाजित है और डी कह रहा है केवल 2 से। ठीक है, तो बेसिकली ए और डी तो सेम ही है। 2 और 3 पहले में होगा, 2 और 2 नहीं, 2 और 3। देखिए हिंदी वर्जन में 2 और 2 लिखा था, इंग्लिश वर्जन में 2 और 3। तो आप लोग परीक्षाओं में ध्यान देंगे कि इंग्लिश और हिंदी दोनों को, हिंदी अगर पढ़ रहे हैं, हिंदी मीडियम के हैं तो एक बार देख लीजिएगा कि इंग्लिश में क्या दिया हुआ है इंग्लिश में। और परीक्षाओं में अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है तो इंग्लिश वाले को ही प्रेफरेंस दिया जाता है, जो भी मानसिकता हो। इस बारे में हम डिबेट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आप लोग ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिए
चेक करने के लिए 2 और 3 से विभाजकता के नियम के आधार पर हम क्या करेंगे। 2 का विभाजकता का नियम यह कहता है, 2 से विभाजकता का नियम कहता है कि जो इकाई का अंक हो वो सम होना चाहिए। तो सम तो है, तो 2 से तो विभाजित है, तो 2 की विभाजकता का नियम हम छोड़ देते हैं कि हमें ये टेंशन खत्म हो गई कि 2 से विभाजित है कि नहीं है, क्योंकि इकाई अंक सम है, 2 से तो विभाजित है ये। अब देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है 3 से विभाजित है कि नहीं, तो 3 से विभाजकता का नियम कहता है कि जो भी अंक दिए हैं तो अंकों का जो योग हो वो 3 से विभाजित हो, अंकों का योग 3 से विभाजित हो। तो अंकों के योग को हम अंक जो भी अंक दिए हैं उनका योग याद करेंगे। 3 2 5 4 9 और 9 7 16 4 20। 20 3 से विभाजित नहीं है, अगर 21 होता तो विभाजित हो जाता। तो पहला ऑप्शन तो खत्म हो गया क्योंकि ये 3 से विभाजित नहीं है। तो अब अपने पास दूसरा ऑप्शन बचता है 2 और 4 से विभाजित है। 4 की विभाजकता का नियम यह कहता है कि आखिरी दो अंक 4 से विभाजित हो, 4 से विभाजित हो। तो देखिए 74 4 से विभाजित है, 4 एकम 4, इधर 3 बचा, उधर 4 बचा, 4 8 32। तो 2 शेष बचता है, तो इसलिए ये विभाजित नहीं है 4 से। अब अपने पास तीसरा ऑप्शन बचता है 2 और 11 से। 11 की विभाजकता का नियम यह कहता है कि जो भी मतलब कि अल्टरनेट जो भी संख्याएं हैं उनका योग बराबर होना चाहिए, या फिर उनका अंतर जो है उनका अंतर 0 या फिर 11 या 11 का गुणनखंड होना चाहिए, गुणज होना चाहिए। अब देखिए इन संख्याओं पे जो है 4 2 6 4 10 हो गया, और इधर जो है 7 3 10 हो गया। दोनों तो बराबर हैं इसलिए 11 से भी विभाजित है। चेक कर लीजिए 11 दूना 22, 11 कम 11, और इधर बचा, और 11 3 33, 11 चौक 44, तो 11 से विभाजित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि 1000 में कम से कम कौन सी संख्या जोड़ी जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि 1000 में कम से कम कौन सी संख्या जोड़ी जाए, ताकि प्राप्त होने वाली जो संख्या है वो 37 से पूरी तरीके से विभाजित हो। तो 1000 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए, मान लेते हैं वो संख्या x है जो कि 37 से विभाजित हो। तो 37 से भाग दे देते हैं और देखते हैं क्या होता है। 1000 इधर है, 1000 इधर है। अब इसको हम अगर 3 बार जाए, तो 3 नहीं 2 बार जाना चाहिए। तो इधर आ जाएगा 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 1 7, इधर आ जाएगा 6, और 7 2 9, इधर आ जाएगा 0। और अगर हम इसको 8 बार ले जाएं, देखते हैं क्या होता है। 8 सते 56, 5 और 8 त्रिक 24, और 24 5 29 हो जाएगा, है ना, 2 9। तो इधर आ जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक है, तो इधर 6 बचेगा, और इधर 6, और इधर क्या बचेगा, 6 3 9, तो 3 ये आ गया। तो अगर हम यहाँ पे 36 कर दें, 36 इसमें जोड़ दें तो अपना काम हो जाए, तो 1036 हो जाएगा, और 1036 जो है वो 37 से पूरी तरह विभाजित है। तो यक्स का मान क्या आ जाएगा, 36 जो है यक्स का मान आ जाएगा, और 36 को जोड़ने पे संख्या 37 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। अब देखिए इसी तरीके से अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। अगला प्रश्न भी आपका CPSI में पूछा गया प्रश्न है, और प्रश्न ये कह रहा है कि 16008 में 6 का
जातीय मान क्या होगा? हम लोगों ने शुरू में देखा था स्थानीय मान, जातीय मान, दो मान होते हैं। स्थानीय मान और दूसरा होता है जातीय मान। जातीय मान को अंग्रेजी में कहते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब जो चेहरा जो दिख रहा है, तो छह में क्या दिख रहा है? छह ही दिख रहा है, तो इसका जातीय मान छह हो जाएगा, मतलब फेस वैल्यू छह हो जाएगा। अगर ये पे स्थानीय मान आपसे कहता तो स्थानीय मान के लिए आप क्या करते, यहाँ पे छह लिख देते और जो तीन जगह खाली है तीन जगह पे जीरो लिख देते, ये इसका आंसर हो जाता है स्थानीय मान के लिए। जातीय मान के लिए तो वही संख्या छह ही इसका जातीय मान है। अगला प्रश्न सीपीएसआई में पूछा गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अंक दिए हुए हैं। अंक कौन कौन से हैं? 2, 9, 6 और 5। चार अंक दिए हुए हैं, 2, 9, 6, 5 का उपयोग करके चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और कह रहा है चार अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर। चार अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करिए और प्रत्येक संख्या केवल एक ही बार प्रयुक्त हो। तो चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? इनमें सबसे बड़ा नंबर है 9, 9 के बाद 6, उसके बाद 5, उसके बाद 2। इसको अपोजिट कर देंगे तो सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी। और इधर कर देंगे 9, 3, 12 और 8, 6, 14, इधर आ जाएगा 0, इधर आ जाएगा 7। 7083 इसका जवाब हो जाएगा। ये आपका पूछा गया था सीपीओ में 2019 का प्रश्न है।